हम आज सिर्फ 15 क्वेश्चन ही करने वाले हैं क्योंकि मुझे पता था कि मैं थोड़ी सी लेट हो जाऊंगी घर पहुंचते पहुंचते। तो देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा, ये हिंदी पेडागॉजी है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए ही आपको ये हेल्प करेगी। हिंदी शिक्षण शास्त्र लेवल 1 हो आपका या फिर लेवल 2 हो, डजेंट मैटर, क्योंकि टॉपिक्स सेम है, सिलेबस सेम है और ये आपको बहुत ही शॉर्ट नोट्स मिलेंगे। हिंदी पेडागॉजी, इंग्लिश पेडागॉजी, मैथ्स के तो अभी नहीं बने हैं, और सीडीपी, तो ये 3 सब, और ईवीएस। ऐसा नहीं है कि आप पूरी कोई किताब पढ़ें 250 पेज की, 20, 30, 50 पेज, 50 भी नहीं, इवन 30 पेजेस मैक्सिमम रखेंगे एक सब्जेक्ट के लिए। तो बहुत ही शॉर्ट वे में नोट्स का मतलब ये है वो कंसाइज हो। तो जल्दी ही हम मंडे तक हर हालत में नोट्स आपको मिल जाएंगे। हो सकता है कल अगर शाम तक हो गए तो मैं टेलीग्राम पे सीडीपी के कल शाम तक शेयर कर दूंगी। ये फ्री नोट्स हैं, कुछ देना नहीं है इनको लेके। फर्स्ट क्वेश्चन है डी ऑप्शन, आप आंसर दे रहे हैं। कितने लोग? 83% लोग डी आंसर दे रहे हैं। मतलब अब तो आपकी तैयारी सही चल रही है। अगर 83% लोग श्योर हैं किसी क्वेश्चन को लेके तो मान लेंगे कि सही उत्तर दे रहे हैं आप लोग। चलिए समझते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा किसी उत्तम पाठ्य पुस्तक यानी एक अच्छी टेक्स्ट बुक, एक बेहतर टेक्स्ट बुक का मूलभूत मानदंड नहीं है, यानी क्राइटेरिया नहीं है एक अच्छी टेक्स्ट बुक का कि वो टेक्स्ट बुक हम बेहतर मानेंगे, इफेक्टिव मानेंगे, अच्छी मानेंगे। कौन सा एक गुण अच्छी टेक्स्ट बुक का नहीं होगा? पहला ऑप्शन है भाषा एवं शब्द भंडार। भाई भाषा और शब्द भंडार अगर सही इस्तेमाल हुआ तो ये अच्छा ही गुण है। एक विषय वस्तु उसकी कैसी है, कंटेंट कैसा है, उसमें इससे भी निर्धारित होगा कि वो पुस्तक अच्छी है कि नहीं है। फिर आता है सी ऑप्शन, शैली एवं योजना, किस लैंग्वेज का कौन सा स्टाइल यूज हुआ है, किस तरह से प्लान्ड चैप्टर्स हैं। आप एनसीईआरटी देखते हैं, बहुत मनोवैज्ञानिक ढंग से लिखी जाती हैं, बहुत ही आसान भाषा में, बच्चे के दैनिक जीवन की भाषा में लिखी जाती हैं जिससे बच्चा कनेक्ट कर पाए, और टेक्निकल शब्दों का, बहुत ही ज्यादा डेफिनेशंस का, परिभाषाओं का प्रयोग से बचा जाता है। ठीक, तो मुद्रण एवं जिल्द चढ़ाना ये कोई भी अच्छी पुस्तक की शैली नहीं है। ये क्या है भाई, आप प्रिंट कर दिया आपने और उस पर कवर चढ़ा रहे हैं एक मोटा सा सुंदर सा, अंदर क्या है उससे फर्क नहीं पड़ रहा। तो अच्छी पुस्तक का मतलब ये नहीं है जो अपने कवर से अच्छी दिखती हो, है ना। कहा जाता है ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर और फ्रंट, वॉट एवर दैट कोट और लाइन इज। मतलब हम एक किताब को उसके बाहरी रूप से जज नहीं कर सकते। तो ये कोई अच्छा गुण नहीं माना जाएगा। बाकी तीनों अच्छे गुण हैं, लेकिन हमें तो जो अच्छा गुण नहीं माना जाएगा उसी को सही मानना था। तो जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिएगा एक बार, आसान से सवाल। भाई हिंदी पेडागॉजी, इंग्लिश पेडागॉजी इजी है, स्कोरिंग है बहुत ज्यादा। अगर आपको नॉर्मल बाल विकास समझ में आता है तो आप इसको भी समझ जाएंगे, मुश्किल आपको नहीं होगी। ठीक है जी, देखिएगा। अगर हम बात करें, भाई प्रश्न क्यों लिख रहे हो? नहीं, ऐसे प्रश्न नहीं लिखते ना, लेकिन और बार बार प्रश्न लिखने में टाइम लगेगा। हिंदी इस पे टाइपिंग में टाइम लगता है। नॉर्मल कर लो, ब्लो मान लिया हमने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, एक अध्यापिका 5वीं कक्षा के अपने विद्यार्थियों को 6 वाक्यों का 6 वाक्य यानी 6 सेंटेंसेस हैं। 5वीं कक्षा के बच्चे हैं। एक छोटा अनुच्छेद समझते हैं, पैराग्राफ 2 बार सुनने के लिए कहती है, यानी 6 लाइन का एक, मान लीजिए जैसे ये 2, 4, 5 लाइन है, तो इसी तरह का एक 6 लाइन का अनुच्छेद है। ये तो क्वेश्चन है, मतलब एक पैराग्राफ है, किसी भी बारे में हो सकता है। फिर वह विद्यार्थियों को 4-4 के समूह में सुने हुए वाक्यों को अपने शब्दों में लिखने के लिए कहती है। यानी बच्चों से कहा कि 4-4 का ग्रुप बनाओ, यानी एक ग्रुप में ABCD 4 बच्चे होने चाहिए। 4-4 का ग्रुप बन गया, फिर DEF और ये सब इस तरह से ग्रुप बना दिए 4-4 बच्चों के, कि 1 से 4 रोल नंबर ये, 4 से 8 ये। मतलब बच्चे एक तो एक्टिवली सीख रहे हैं, अर्थपूर्ण अधिगम होगा, सक्रिय रूप से सीख रहे हैं। चलो ठीक है, सुने हुए वाक्यों को अपने शब्दों में लिखना है। अब इससे ये पता चल जाएगा सुना कितने अच्छे से था। तो रचनात्मक लेखन है ये, रचनात्मक लेखन है, कुछ नया लिख रहे होंगे। नया तो नहीं लिख रहे हैं, तो रचनात्मक कहां है इसमें? श्रवण एवं भाषण, तो भाषण की तो यहां बात ही नहीं हुई, बोलने की तो बात ही नहीं हुई है। अनुच्छेद श्रुतलेख बिल्कुल सही ऑप्शन है। जितने लोग सी उत्तर दे रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? सही आंसर दे रहे हैं। ये कैसे सही हो सकता है भाई? रचनात्मक लेखन तो जब कुछ नया, कुछ अपने शब्दों में लिखना, रचनात्मक नहीं हुआ, यहां पैराफ्रेजिंग है वो। ठीक है ना। फिर आता है वाक्य आधारित श्रुतलेख। वाक्य नहीं है ये, क्या है? अनुच्छेद श्रुतलेख है, यानी पूरे पैराग्राफ की बात हो रही है। समझ पा रहे हैं? रचनात्मक लेखन में कुछ उसका मौलिक होता तब आप रचनात्मक कहते हैं उसको। तो इसलिए आंसर जो है वो सी होगा, ना कि ए। आगे बढ़ेंगे। मान लिया हमने बच्चे एक्टिव हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लेखन ही रचनात्मक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे और आंसर करेंगे। क्या हुआ, अभी भी हिंदी में और इंग्लिश में लगे हुए हो क्या? इतना एक्सपेरिमेंट मत किया करो काम के समय।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं तो एक अध्यापिका को पता चलता है कि कुछ विद्यार्थी सीखते समय अनुच्छेदों की विस्तृत व्याख्या एवं वाक्य रचना को समझने में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं। यानी जो पैसेजेस हैं, पैराग्राफ्स हैं, जब वो उसको पढ़ते हैं तो विस्तृत व्याख्या यानी उसको प्रॉपरली डिटेल एक्सप्लेनेशन में उसकी दिक्कत हो रही है उनको, और वाक्य को बनाने में उनको दिक्कत हो रही है। वह उन्हें एक समृद्ध शब्द भंडार देती है। समृद्ध शब्द भंडार यानी एक प्रॉपर एक्सटेंसिव वोकैब दी है। अब वो वोकैबलरी के फॉर्म में हो सकती है, वो डिक्शनरी के फॉर्म में हो सकती है, और कुछ युक्तियों का सुझाव देती है, कुछ टूल्स बताती है, उनका अभ्यास करवाती है। इस तरह कुछ समय पश्चात उसके विद्यार्थी भाषा सीखने संबंधी कठिनाइयों को दूर कर पाते हैं। दर नहीं कर पाते हैं, दूर कर पाते हैं। ठीक, अध्यापिका ने यह किस प्रकार का आकलन किया है? मतलब क्या किया है? कठिनाई का पता लगाया है और उसका सॉल्यूशन निकाला है। कठिनाई का पता लगा करके उपचार किया है। तो जब भी हम कठिनाई का पता लगा करके उपचार की बात करते हैं तो इसको निदानात्मक आकलन कहते हैं। बिल्कुल आंख बंद करके आप उत्तर लगा सकते हैं। ये रचनात्मक आकलन, योगात्मक आकलन, स्थानात्मक आकलन, कुछ भी लिखा हो, अगर बच्चे के गैप को आइडेंटिफाई किया है, कमियों को पहचाना है, कठिनाई को पहचान के उस पर काम किया है, तो ये निदानात्मक आकलन है। डायग्नोस्टिक असेसमेंट कहते हैं। इसमें डायग्नोस करेंगे आप, रचनात्मक के अंदर ही आता है ये एक तरह से। तो इसमें आप डायग्नोस करेंगे, पता लगाएंगे, और फिर उपचारात्मक शिक्षण देते हैं, जो बाद में उन्होंने किया है। उपचारात्मक शिक्षण देते हैं यानी उपचार, रेमेडियल टीचिंग देते हैं। तो पहले निदान करते हैं, पहले पता लगाते हैं। जैसे एक डॉक्टर बीमारी का पता लगाएगा, लेबोरेटरी में टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट करा के आते हैं, आप फिर डायग्नोज होगा क्या समस्या है। उसी तरह से यहाँ पे कठिनाई किस लिए टेस्ट लिया? ताकि पता लग सके कि कहां समस्या है। तो इसको निदानात्मक परीक्षण या आकलन कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, आसान सा सवाल एक और। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है किसी भाषा की परीक्षा टेस्ट का ब्लूप्रिंट तैयार करते समय निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आवश्यक नहीं है? देखिए जल्दबाजी में नहीं पढ़ेंगे। मतलब अगर आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छी की होगी तो आप जल्दी भी पढ़ेंगे तो भी आपका आंसर गलत नहीं होगा, लेकिन अभी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। पूछा है जब आप ब्लूप्रिंट बना रहे हैं, ब्लूप्रिंट आप समझ रहे हैं कौन सा चैप्टर कितना कैसे कराएंगे, है ना। कुछ चैप्टर्स की यूनिट कब कब कैसे कैसे होगा, यूनिट में डिवाइड कर दिया, कुछ चैप्टर्स होते हैं एक यूनिट में, और आप ब्लूप्रिंट बना रहे हैं कि कैसे आप पढ़ाने वाले हैं। लगभग 19,000 लोग हम लोग जुड़े हुए हैं, 19,000 से ज्यादा ही, और सिर्फ 6,900 लोगों ने लाइक किया। मान लिया आज हम लेट हो गए, बट आप भी तो कुछ समझेंगे या नहीं। 20,000 लोग हम लोग जुड़े हुए हैं, आप भी तो ये समझेंगे कि कितनी दूर से आज भाग भाग के सेमिनार से लेके और क्लास की छुट्टी बिल्कुल नहीं हुई है। इसका मतलब पूरी मेहनत की जा रही है आपके साथ। ठीक, देखिए किसी भाषा की परीक्षा टेस्ट का ब्लूप्रिंट, के टेस्ट में कितने जो क्वेश्चंस हैं वो मुश्किल होंगे, कितने आसान होंगे, कैसे होंगे, वो यूनिट प्लान की मैं बात कर रही थी, यहाँ ब्लूप्रिंट लिखा है। तो कौन सी एक बात सही नहीं है, आवश्यक नहीं है जब आप ब्लूप्रिंट बना रहे हैं? एक तरह से खाका तैयार कर रहे हैं कि इतने % क्वेश्चंस इजी होंगे, इतने % क्वेश्चंस जो हैं वो मॉडरेट होंगे, इतने % इजी होंगे। ठीक, तो आप क्या कर रहे हैं? ब्लूप्रिंट बना रहे हैं। तो शिक्षण उद्देश्यों को महत्व देना, भाई पढ़ाने के उद्देश्य क्या है, टीचिंग क्यों कर रहे हैं हम, इसको जांच पाएं, ऑब्जेक्टिव्स का पता लगा पाएं, बिल्कुल सही बात है। प्रश्नों के विविध रूपों को महत्व देना, अलग अलग प्रकार के डाइवर्सिफाइड क्वेश्चंस हो ताकि बच्चे के सोच बाहर आ सके, पता लग सके कैसे सीखा है। कठिनाई के स्तर को महत्व देना कि इजी होगा, डिफिकल्ट होगा, क्या होगा, बात तो ठीक है। लेखन की विविध शैलियों को महत्व देना, ये यहां महत्वपूर्ण नहीं है, जो कि डी ऑप्शन है। कठिनाई के स्तर को बिल्कुल महत्व देंगे, क्यों नहीं देंगे। एसके जसमुद्दीन कह रहे हैं फ्रॉम वेस्ट बंगाल, दीदी इंग्लिश पेडागोजी नहीं कराओगे क्या, और अदर सब्जेक्ट्स ईवीएस मैथ सब अब पेडागोजी करा दीजिए, देने से बहुत ही अच्छा होता, इट्स रिक्वेस्टेड दी। बिल्कुल करवाएंगे, बहुत अच्छा लगा आपने ये बात कही जसमुद्दीन, बिल्कुल कराएंगे। हिंदी इंग्लिश पेडागोजी, ईवीएस पेडागोजी, मैथ्स पेडागोजी सब कराएंगे, डोंट वरी। और वो आपको बिल्कुल मैं मानती हूँ, देश भर में आप लोग उन नोट्स से या उन वीडियोस से तैयारी करते हैं और एग्जाम निकालते हैं, क्योंकि सब जगह पेडागोजी कॉमन है, तो WTET में भी आपको हेल्प करेगा। मान लिया मैंने वेस्ट बंगाल टेट में। देखिएगा इसका आंसर आप लोग सी क्यों दे रहे हैं, मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ। चलिए समझते हैं। टेस्ट का ब्लूप्रिंट तैयार किया कि यानी टेस्ट बनेगा कैसे, तो उसमें ये देखेंगे जो पढ़ाया गया था उसका ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाया या नहीं, वो उद्देश्य अचीव हो पाए कि नहीं। मान लीजिए आपको हिंदी पेडागोजी का, मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट, विकास, तो उद्देश्य क्या है कि आपको विकास समझ में आ जाए। अब उस विकास का अगर मुझे आकलन करना होगा तो उस टेस्ट में मैं क्वेश्चंस इस तरह के डालूंगी ना कि विकास समझ में आया कि नहीं, ये उद्देश्य पूरा हुआ कि नहीं। सही बात है, ऐसा ब्लूप्रिंट बनाया जाएगा। विविध रूपों को महत्व देना, यानी शॉर्ट भी है, शॉर्ट आंसर टाइप भी है, लॉन्ग आंसर टाइप भी है, लघु उत्तरीय प्रश्न भी है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी है, दीर्घ भी है। ठीक है बात। कठिनाई के स्तर को महत्व देना, कितने % डिफिकल्टी लेवल, मॉडरेट रहेगा, इजी रहेगा या डिफिकल्ट रहेगा। ऐसा तो नहीं सारे पेपर में मुश्किल तो क्वेश्चन आते नहीं है। कई लोग क्या कहते हैं, आसान क्वेश्चन, अरे आप तो आसान क्वेश्चन करा रहे हो, जबकि ज्यादातर क्वेश्चन आसान है या मॉडरेट है।
है ना, मुश्किल क्वेश्चन की संख्या कम होती है। करा देंगे ऑल सब्जेक्ट मैराथन शालिनी, मंडे से मोस्ट प्रोबेबली शुरू हो जाएंगे। तो कठिनाई के स्तर को महत्व देना सही है, लेकिन लेखन की विविध शैलियों को महत्व देना, यानी क्या हम वहां सुंदरता देख रहे हैं बच्चे की कि कितने सुंदर तरीके से वो लिख रहा है, कितनी बढ़िया शैली है उसकी, ये देखते हैं हम? नहीं। तो ये कोई उद्देश्य नहीं है, ये आवश्यक कार्य नहीं है कि शैलियां कैसी हैं, कौन कितने सुंदर शब्द प्रयोग कर रहा है, कितनी अच्छी राइटिंग है, नहीं। शैलियों का और लेखन ही क्यों? अब अगर आप भाषा की परीक्षा ले रहे हैं तो सिर्फ लेखन क्यों? फिर तो सुबो पाली, यानी 4 कौशल हैं भाषा के। सुबो मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो इन चारों कौशलों की बात करेंगे हम, सिर्फ लिखने पे क्यों? एक तो शैलियां यहां पे ये जरूरी नहीं है कि कितनी सुंदरता है, कितनी एस्पेक्ट को आपने देखा है लिखने में, वो भी सिर्फ चारों को देखेंगे फिर तो हम। तो इसलिए डी सही है, क्योंकि यही गलत है और पूछा ही गलत है, इसलिए गलत ही सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा और जवाब दीजिएगा पोल में। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, एक शिक्षक शामपट पर यानी ब्लैक बोर्ड पर स्पष्ट लेख में कुछ शब्द लिखता है, यानी एकदम क्लियर हैंडराइटिंग में कुछ लिखा है उन्होंने, और विद्यार्थी उन शब्दों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखते हैं, यानी वो जो उनकी नोटबुक है जिसमें वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्हीं शब्दों को वो लिख रहे हैं जो बोर्ड पे लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि वर्तनी सिखाने की इस तकनीक से मेल खाती है? वर्तनी होती है स्पेलिंग, ठीक? तो स्पेलिंग को सिखाने के लिए कौन सा मेथड सही है? अगर हम बात करें, पहले टीचर ने लिखा, मान लीजिए टीचर ने लिखा कार्य, अब बच्चे देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड से और कार्य लिख रहे हैं वैसे ही जैसे टीचर ने लिखा है अपनी अभ्यास पुस्तिका में, तो ये क्या हो गया? क्या बोलेंगे इसको? खेल विधि बोलेंगे। खेल तो यहां हो ही नहीं रहा, अभ्यास विधि बोलेंगे। ऐसा तो हमने कुछ नहीं पढ़ा है ना। ड्रिल तो वो होता है जब आप सेम चीज बार बार रिपीट कराए जा रहे हैं, ऐसी भी बात नहीं हो रही यहां। तो अभ्यास पढ़ के हमें एकदम अपने मन में लालच नहीं ले आना है कि यही उत्तर सही है। प्रतिलेखन विधि या श्रुत लेख विधि? देखिए, श्रुत लेख विधि होती है जो सुना जाए, इमला बोलते थे ना उसको, डिक्टेशन जिसको कहते हैं, कि टीचर ने बोला और आपने लिख दिया, इसको श्रुत लेख कहते हैं, सुनने से संबंधित है। यहां देख करके लिखना है, यानी जैसा ये लिखा है बिल्कुल सेम आपको रिपीट करना है, इसको प्रतिलेखन कहते हैं। इसको प्रतिलेखन कहते हैं एज इट इज, इसमें गलतियों के चांसेस कम होते हैं, त्रुटियां कम होती हैं। क्यों? या तो आप बुक से देख करके लिख रहे हो या ब्लैक बोर्ड से देख करके लिख रहे हो, तो ये प्रतिलेखन विधि कहलाती है। ठीक है, सी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर, देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 पर, एक बालक भाषा सीखते समय निम्नलिखित कठिनाई अनुभव करता पाया जाता है। यानी एक बच्चा जो है जब वो भाषा सीख रहा है, लैंग्वेज को लर्न करने की या समझने की कोशिश कर रहा है, तो ये 4 कठिनाइयां हैं जो उसके सामने आती हैं। जल्दबाजी में आंसर मत दीजिएगा, आंसर यहां से निकालना है आपको। ये तो सिर्फ ये तरीका है आसान क्वेश्चन को मुश्किल बनाने का। आजकल भाषा का खेल है, ऑप्शन से मुश्किल बनते हैं क्वेश्चन आसान होते हैं, ऑप्शन इस तरह से दिए जाएंगे कि आप कंफ्यूज हो, बट आपको होना नहीं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्यों कंफ्यूज होंगे? ठीक है जी सोनू गोस्वामी, बहुत ही बढ़िया। चलिए खुशी खुशी लाइक शेयर करते रहिए और मस्त तरीके से पढ़िए यार। इस टाइम पे तो एनर्जी एकदम आसमान के ऊपर होनी चाहिए, है ना। देखिएगा, हमने बात की थी पानी पीते हुए माइक ऑफ करने की, अभी याद आया। क है, ऑप्शन नंबर 1 है, नाम तथा अक्षरों की ध्वनि को सीखने में कठिनाई। यानी बच्चे को नाम याद रखने में और ध्वनि को, यानी पेन को वो पिन बोल पा रहा है या उसको ध्वनि और नाम याद नहीं रखा जा रहा लेटर्स का, या जो भी वो सीख रहा है। ऊंचे स्वर में पढ़ते समय गलतियां करना, यानी जब हम उसको जोर से पढ़ने को कहते हैं तो वो गलतियां करता है बहुत ज्यादा। धीरे धीरे पढ़ें तो मे भी सही पढ़े। शब्दों और वाक्यों को पढ़ते समय दृष्टि बाधा, यानी रिवर्सल हो रहा होगा लेटर्स का, आगे पीछे कुछ कर रहा होगा, देखने में समस्या हो रही है, देख के समझने में समस्या हो रही है। फिर आता है डी ऑप्शन, लेखन कार्य को पूरा करने में अधिक समय लगाना। अब जिसको पढ़ने में समस्या हो रही है उसको लिखने में भी समस्या होगी। बताइए जरा बच्चे को समस्या है कहां, ये आप बताएंगे सरकार। ए ऑप्शन कह रहे हैं 44% लोग और सी ऑप्शन कह रहे हैं 41% लोग। बाकियों को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि इनको तो हम काउंट ही क्या करें। ठीक, 44% लोग ए के साथ जा रहे हैं और 41% लोग सी कह रहे हैं, यानी ए और सी में आप लोग कंफ्यूज हैं, ऐसा मुझे फीडबैक मिला आपके इस पोल से। सही बात है, सही क्या होगा खुद सोचिए। राजीव अधिकारी कह रहे हैं मैम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, दिसंबर में WB टेट है, इंग्लिश और ईवीएस पेडागोजी बिल्कुल करा देंगे और सीटेट वाले से आपका काम हो जाएगा, डोंट वरी। चलिए देखते हैं, जो आपका एक्स्ट्रा सिलेबस में हो फिर वो कर लेना। देखते हैं, वाचन वैफल्य, लेखन वैफल्य, सीखने में अक्षमता या सीखने का भय नहीं है, और लेखन वैफल्य नहीं है, क्योंकि लिखने से ज्यादा समस्या कहां है, पढ़ने में है। और जब पढ़ेगा गलत व्यक्ति तो लिखेगा भी गलत, ये बात तो निश्चित है। ठीक है ना, मुख्य प्रॉब्लम लिखने की नहीं है, अधिक समय ले रहा है क्योंकि पढ़ने में ही दिक्कत होती है उसको।
वाचन वैफल्य या सीखने में अक्षमता, देखो सीखने में अक्षमता होती है लर्निंग डिसेबिलिटी, लेकिन यहां पर इससे भी ज्यादा प्रिसाइज आंसर है, टू द पॉइंट आंसर दिया हुआ है, जिसको हम डिसलेक्सिया कहते हैं। वाचन वैकल्य है, वाचन बोलने को कहते हैं। वाचन किसको कहते हैं? बोलने को कहते हैं। पठन वैफल्य भी कह देते हैं। डिसलेक्सिया के कई नाम है और हिंदी में तो कई नाम आपको मिल ही जाएंगे। वैफल्य, पठन वैफल्य, ठीक। तो हम ये कहेंगे कि ये डिसलेक्सिया है, ऐसा नहीं है कि सीखने में अक्षमता तो कोई भी हो सकती है, फिर लर्निंग डिसेबिलिटी तो बहुत तरह की है। अगर हमारे पास डायरेक्ट डिसलेक्सिया का आंसर अवेलेबल है तो हम वो उसे लगाएंगे ना, सी की जगह। अगर ये ए नहीं होता तब हम सीखने में अक्षमता लगा सकते थे कि भाई लर्निंग डिसेबिलिटी है, ठीक। एलडी शब्द किसने दिया था लर्निंग डिसेबिलिटी? बताओ फटाफट। सैमुअल किर्क ने 1960s में, ठीक। आगे बढ़ेंगे, ए ऑप्शन यहां सही है। वाचन, पढ़ने को वाचन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है, एक अध्यापिका लखनऊ पर पाठ पढ़ाती हैं। लखनऊ हम सभी को पता है नवाबों का शहर कहा जाता है, या जो भी आप कहना चाहें, बड़े प्यार से वहां की भाषा, अदब की भाषा ऐसा कहा जाता है। मैं जाऊंगी, कभी मौका मिलेगा, शायद मेरा एक सेमिनार भी था, मुझे याद नहीं कब था। देखिए, मतलब है, था मीन्स है। एक अध्यापिका लखनऊ पर पाठ पढ़ाती हैं। विद्यार्थियों द्वारा मौन पठन के पश्चात, मौन पठन समझते हैं, साइलेंट रीडिंग, वह उनसे निम्नलिखित प्रश्न करती है। लखनऊ के बारे में कोई पाठ पढ़ाया, कोई चैप्टर पढ़ाया, कोई लेसन पढ़ाया, और उसके बाद जब ये हो गया तो उनको कहा गया कि एक काम करो, आप खुद से पढ़ो ये चैप्टर, मौन पठन करो, साइलेंट रीडिंग करो। साइलेंट रीडिंग में क्या है? पोल आने से पहले ही गायब हो जाता है, क्वेश्चन बाद में। सॉरी, इतनी क्या जल्दी है ब्रो? है नहीं, 3 मिनट बाद होता है, देख रहे हो, सब अपने बचाव में बातें कर रहे हैं, ठीक। तो हम यहां पर टाइम दिया करो पोल लगाने का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए देखिएगा, एक बार समझते हैं क्वेश्चन कहता क्या है। अब हम हो गए हैं 25,000 लोग और लाइक करने वालों की संख्या है 11,000। देखिए, हमारे यहाँ अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू LHS बराबर RHS नहीं होता तो हम जाने नहीं देते लोगों को घर, यहीं पकड़ के बिठा लेते हैं रात को। वैसे ही 10 बज रहे हैं, अब सोच लीजिए आप, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। यस यस यस, चलिएगा, खैर ये हंसी मजाक की बातें आपकी चलती रहेंगी। देखेंगे, अगर मैं बात करूं यहाँ किस चीज की, लखनऊ पे पाठ पढ़ाया, बाद में साइलेंट रीडिंग के लिए कहा। साइलेंट रीडिंग में आपका दिमाग और आपकी आंखें एक्टिव होती हैं, जबान से आप कुछ नहीं बोलते, चुपचाप से पढ़ते हैं और मन में समझने की कोशिश करते हैं। हजरतगंज में शोर क्यों नहीं था, ये एक क्वेश्चन पूछा। लखनऊ को नवाबों का शहर क्यों कहा जाता है? देख रहे हो, अंतर्यामी हो गई हूं मैं, पहले समझ आ गया था ये सब आएगा। लखनऊ को नवाबों का शहर क्यों कहा जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा अ व ब प्रश्नों की प्रकृति को परिभाषित करता है? यानी ये जो प्रश्न है ये पाठ से ही संबंधित हैं और बच्चों को पहले पढ़ाया गया और फिर उनको पढ़ने को कहा गया है, मौन पठन, यानी उनके दिमाग में ये चीज उस चैप्टर से रिलेटेड होगी। इतनी बात सही है या कोई दिक्कत है? देखिए, अगर बीएड नहीं किया है तो आप भर नहीं सकते निधि, बीएड करना जरूरी है या कोई टीचिंग ट्रेनिंग। पीजी का तो मार्क्स मैटर ही नहीं करते अगर मैं बात करूं सीटेट की। वैसे आप भर सकते हो क्योंकि राउंड ऑफ में 50% ही है आपका, 49.28 भी, ठीक है। साक्षी सिंह बहुत बढ़िया, 37% लोग ए कह रहे हैं। चलिए समझते हैं। अब ये क्योंकि इस चैप्टर में ही निहित होगा, ये सिंपल याद रखने वाली भी चीज है इसमें कि मौन पठन के पश्चात या किसी चीज के बारे में बताने के पश्चात जब हम प्रश्न कर रहे हैं तो वो उससे संबंधित है, उस पार्ट से संबंधित है। पुनरावृत्त्यात्मक प्रश्न नहीं कहेंगे क्योंकि ये प्रश्न पहले कराया नहीं है। कालांतरित और सिर्फ प्रश्न कराने के बाद होता, पढ़ाने के बाद होता तो फिर भी कह सकते थे कि भाई ठीक है। कालांतरित प्रश्न, परिचयात्मक प्रश्न, परिचय की बात कर रहे हैं, ये बोध की बात कर रहे हैं, नहीं। ये सिंपल, अगर हम देखेंगे इसके चारों ऑप्शन आपको सही लगेंगे, लेकिन ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है जिसको आपको दिमाग में रखना है कि मौन पठन के पश्चात जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हम उनको कालांतरित प्रश्न कहते हैं, कि इस काल में जो भी आपने पढ़ा था उस चैप्टर में उससे संबंधित है ना। ये सिर्फ रिवीजन के लिए नहीं है, रिकैप्चुलेशन वाले नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मौन पाठ का लाभ नहीं है? मौन पाठ समझते हैं आप, साइलेंट रीडिंग। अभी हमने बात की थी आपकी आंखें यानी आपकी आईज और आपका मस्तिष्क, आंखें और मस्तिष्क यानी ब्रेन आपका और आपकी आंखें, ये एक्टिव होती हैं और आप बेहतर तरीके से मन में कॉम्प्रिहेंड कर पाते हैं। इसी को मौन पठन यानी साइलेंट रीडिंग कहते हैं। जब बाहर आवाज नहीं आती, आप मन में समझ रहे होते हैं पढ़ के, जैसे आप ट्रेन में जा रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं, साइलेंट रीडिंग है। एक होता है लाउड रीडिंग, जब बच्चा, एक होता है ना, एक बच्चे को खड़ा किया, वो पढ़ रहा है जोर जोर से पूरी क्लास में, उसको लाउड रीडिंग कहते हैं। जब आप क्या, सस्वर पठन कहते हैं उसको, पूरे स्वर लगा करके पढ़ने की कोशिश है। लेकिन दूसरा होता है साइलेंट रीडिंग।
तो जो आपका लाउड रीडिंग है, जो सस्वर पठन है, उसमें बच्चे का उच्चारण बेहतर होता है, क्योंकि वो बोलता है, जब बोलेगा तो सुनेगा भी, और कोई अगर टीचर है तो वो करेक्ट भी करेंगे जहां जरूरत होगी। लेकिन मौन पठन में ऐसा नहीं होता। तो इसका लाभ क्या नहीं है? यह विद्यार्थियों की झिझक और संकोच दूर करता है। यह गलत है, क्योंकि जब बच्चे ने मन मन में पढ़ लिया, सही पढ़ा के गलत पढ़ा किसे पता लग रहा है? तो संकोच कहां से दूर हुआ? संकोच तो जब बच्चा क्लास में खड़ा होता और पढ़ता सबके सामने तब दूर होता, झिझक तो तब दूर होती, उच्चारण तो तब अच्छा होता। ठीक, यह विद्यार्थियों की ऊर्जा बचाता है। हाँ, ये बात बिल्कुल है कि आपकी एनर्जी बच जाएगी, क्योंकि अभी जैसे मैं 1 घंटे, 1.5 घंटे, 3 घंटे जब क्लासेस होती हैं, तो जब इतना चिल्ला चिल्ला के, क्योंकि बिना बोले तेज एनर्जी नहीं आती। अब मैं धीरे धीरे बोलूंगी, अच्छा आज हम एक क्वेश्चन करेंगे, ऑप्शन ए है बच्चों, है ना, ये वो वाले बिल्कुल ओल्ड स्कूल टीचिंग वाली फीलिंग दे रहा है, ये ट्रेडिशनल टीचिंग है। आज के समय में एनर्जी चाहिए हमको, तो वो अपने आप ही ऊर्जा बहुत खर्च होती है लेकिन इसमें। और पानी तो इतना मन करता है कि पूरा पानी पी जाओ दुनिया का, है ना, मछली पी गई सारा पानी, लीव इट। विद्यार्थी समझ एवं चिंतन से अर्थ ग्रहण करते हैं, यानी जब आप खुद से बाहर नहीं बोल रहे होते हैं, तो कई बार क्या होता है, जब बच्चा खड़े होकर लाउड रीडिंग कर रहा होता है तो उसको मीनिंग पता हो ना पता हो, उसके सामने शब्द आ रहा है और वो पढ़ते जा रहा है। लेकिन जब आप मौन पठन करते हैं तो आप समझते हैं चीजों को और चिंतन भी कर पाते हैं, अर्थ ग्रहण कर पाते हैं। ये बात भी सही है, मौन पठन का फायदा है, ये भी लाभ है। यह विद्यार्थियों में स्वतः अध्ययन की प्रवृत्ति विकसित करता है, यानी वो खुद से स्व पठन, सेल्फ रीडिंग जो है उनकी, या सेल्फ स्टडी जो है वो बढ़ेगी, क्योंकि बच्चों को मन में पढ़ने की आदत होगी, अपने साथ बैठ के सीखने की आदत हो गई। ठीक, लेकिन ए ऑप्शन गलत है, इसीलिए सही है कि ये कोई लाभ नहीं है। झिझक और संकोच दूर नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वो मन में पढ़ रहा है। तो किसी को क्या पता, झिझक तो जब दूर होगी ना, जब आप मान लीजिए आपको स्टेज फियर है या आपको लोगों के सामने बोलने में शर्म आती है, तो 4 बार बेइज्जती करानी पड़ेगी ना खड़े होके, मतलब जरूरी नहीं है हो, लेकिन झिझक तो तभी खुलेगी ना जब आप उस काम को करोगे। तो ये तो मौन पठन में संभव नहीं है। तो ए ऑप्शन सही है, क्योंकि यही गलत है और पूछा ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। इस बार क्वेश्चंस अच्छे हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, अब मान लो ये 5 ऑप्शन दे दिए, इनको समझते हुए, इन 5 के 5 को समझ के यहां से आंसर करना है आपको। 6 है बल्कि। बताइएगा, फटाफट से पढ़िए और इसका जवाब दीजिए, फिर मैं पढ़ूंगी आपके बाद। पहले आप पोल में जवाब दीजिए इसको पढ़ के। आपके पास हैं कुछ 30 सेकेंड। दीपक शर्मा, बताइएगा। इतने में पानी पीती हूँ माइक ऑफ करके, नहीं तो कई लोगों को हार्ट अटैक आ जाएगा, इतनी तेज आवाज आती है। आप प्राइमरी स्कूल 1 किलोमीटर और 3 किलोमीटर आपका एलिमेंट्री, यही पढ़ते आए हैं हम लोग। क्या समस्या आ गई? हाँ सही तो है शोभित, 1 किलोमीटर प्राइमरी स्कूल और 3 किलोमीटर एलिमेंट्री, 6 to 8 वाला। बिल्कुल सही बात है। और ये घर से स्कूल की दूरी बता रही हूं मैं। चलिए आते हैं, RTE कहता है ऐसा। अंग्रेजी भाषा के शिक्षण, अब देख रहे हो हिंदी पेडागोजी में अंग्रेजी भाषा पूछ रहा है। अंग्रेजी भाषा के शिक्षण विधि के संबंध में निम्नलिखित कथन पढ़िए, यानी इंग्लिश को पढ़ाते हुए कुछ कथन है उनको पढ़ना है। इसमें सब गोल हो गए, है ना, सबके ऊपर से चला गया, टप्पा खा के निकल गया बॉल की तरह, है ना, ये बाउंसर था। चलो कोई बात नहीं, इंडिया हारी, आप नहीं हारेंगे पेपर में। देखिए, यह शिक्षण पद्धति सर्वप्रथम जर्मनी में प्रारंभ की गई थी, यानी कहां से शुरू हुआ ये मेथड? जर्मनी से। अंग्रेजी भाषा सिखाने के लिए पूरे यूरोप में यह व्यापक रूप में अपनाई गई है। सही बात है। शिक्षण की इकाई शब्द है, न कि वाक्य, यानी वर्ड है, डायरेक्ट सेंटेंस नहीं है, वर्ड को हम समझ रहे हैं। विषय सामग्री मानक प्रारूप में विभाजित की जाती है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर लेते हैं। कैसे पढ़ेंगे? यह औपचारिक से क्रियात्मक चरणों की ओर जाती है, यानी फॉर्मल से एक्टिविटी। वाक्य रचना व्याख्या करने में वाक्य रचना का सर्वोत्तम उपयोग करती है, यानी कि वाक्य रचना व्याख्या करने में वाक्य रचना का सर्वोत्तम उपयोग करती है। एक्सप्लेन करेंगे कैसे सेंटेंस है, क्या उसका मतलब है, समझेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी इन विशेषताओं को दर्शाती है? दृश्य श्रव्य विधि है, ये द्विभाषीय विधि है, स्थानापन्न विधि है, या व्याकरण सम्मत अनुवाद विधि है। देखिए, शब्द की बात हो रही है, विभाजन की बात हो रही है, औपचारिक यानी फॉर्मल रूल से फिर हम क्रिएटिविटी पे, उस पे एक्टिविटी पे जा रहे हैं। व्याख्या से किधर जा रहे हैं? वाक्य रचना की बात हो रही है, वाक्य की बात हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं व्याकरण की बात हो रही होगी। ये हमें इससे डिड्यूस करना पड़ेगा, है ना, कहीं लिखा नहीं है इसमें, खुद ही पता लगाना पड़ेगा। ठीक, तो ये व्याकरण सम्मत अनुवाद विधि है, जिसको हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कह देते हैं। दूसरी भाषाओं को समझने के लिए जब आप एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज ट्रांसलेट कर करके पढ़ते हैं, जब इंग्लिश भी हम हिंदी में पढ़ रहे हैं, उसको हम व्याकरण
अनुवाद विधि कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? 5 सवाल और हैं, 15 क्वेश्चन ही करने वाले हैं आज हम। निम्नलिखित कथन पढ़कर सही विकल्प का चयन करें। अभी आपका असर्शन और स्टेटमेंट, मतलब स्टेटमेंट और रीजन यहां भी दे दिया इन्होंने। कथन और तर्क दिया है। कथन को अ कहा है, तर्क को बी कहा है। मूल्यांकन का उपकौशल उपागम जो किन बिंदुओं में मदद की जरूरत है, यह भांपने की अध्यापक की सहज बुद्धि को परिलक्षित करता है। यानी ये उपकौशल है, आपकी सब स्किल है इवैल्यूएशन की, कि बच्चों को कठिनाई कहां हो रही है। यानी एक तरह से आप डायग्नोज कर रहे हैं। बात तो सही लग रही है, सुंदर लग रही है ना? चक्कर तो नहीं आ रही है बड़ा सा क्वेश्चन देख के? ठीक। फिर अगर हम बात करते हैं किस चीज की, नहीं साइंस की तो नहीं होगी भाई क्लास। आई एम फ्रॉम लखनऊ मैम, आपसे पढ़कर मोटिवेशन बनी रहती है। थैंक यू मैम फॉर योर एफर्ट्स। बहुत बढ़िया कृति मिश्रा, अच्छा लगा। लेखन और श्रवण की परीक्षा को कई उपकौशलों में बांटा जा सकता है, एकीकृत भाषा परीक्षाओं द्वारा पूरा किया जा सकता है। यानी जो लेखन और श्रवण की परीक्षा है, यानी ओरल और रिटन जो एग्जाम है, उसको हम कई स्किल्स में बांट करके डिफरेंट तरीके से ले सकते हैं और एकीकृत भाषा परीक्षाओं द्वारा पूरा किया जा सकता है, यानी इंटीग्रेट कर सकते हैं लैंग्वेज को दूसरे से। दोनों ही बातें कुछ नेगेटिव नहीं कह रही हैं, है ना? वैसे भी आप लोगों का तो फंडा है ना, कि जब इसमें कुछ समझना है तो ए और बी दोनों सही हैं, ये कह दो। बट इसमें ये बात जो है ये भी सही थी, तो शुरुआत में ही सही थी कि डायग्नोज कर लेंगे प्रॉब्लम एंड ऑल। बट जो बात यहां चल रही थी वो यहां नहीं हो रही। यहां कुछ और चल रहा है, वहां कुछ और चल रहा है। वहां मूल्यांकन के उपकौशल की बात हो रही है, यहां एकीकृत भाषा की बात हो रही है, कौशलों की बात हो रही है नॉर्मली। तो ए और बी दोनों सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। कहीं है ऐसा ऑप्शन? दोनों ए और बी सही है, लेकिन बी जो है या ब जो है वो अ की सही व्याख्या नहीं करता। ठीक है ना? सी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे एक बार। एक अध्यापक किसी पाठ्य सामग्री का आधा भाग स्वयं ऊंचे स्वर में पढ़कर अपने विद्यार्थियों से कहता है या कहती है कि वे उस पाठ के अंत को अपने अनुसार पूर्ण करें। यानी एक टीचर ने आधा भाग पढ़ा, एक चैप्टर का हाफ पढ़ा, उसको लाउड रीडिंग की और विद्यार्थियों से कहा कि इसका जो अंत है, अब जो ये स्टोरी का अंत है, अपने अनुसार पूर्ण करें। मतलब आधी स्टोरी सुनाई और उसके बाद कहा कि खुद से लिखो या कहीं पे बताओ मुझे कि इस स्टोरी का एंड कैसे हो सकता था। ये ऐसा है जैसे आपने कोई मूवी देखी हो और हाफ मूवी बंद कर दें आप, आधे घंटे 1.5 घंटे चला करके, 2 घंटे चला करके, और कहें अब एंड बचा है आधे घंटे का, 2.5 घंटे की मूवी है, इसका एंड खुद सोचो क्या हुआ होगा अंत में। वो कौन सी मूवी है? कोई तो मूवी है ना, अंधाधुंध। तो उसको लेकर के लोग अभी तक समझते रहते हैं कि इसका अंत आखिर हुआ क्या था। अब वो नेक्स्ट पार्ट में पता लगेगा। तो जो भी लोग अपने मन से अंत क्रिएट कर रहे हैं, जो भी बच्चे यहां कहानी का अंत, जो एंड ऑफ स्टोरी है, खुद से सोचेंगे, तो उनकी कल्पना शक्ति मजबूत होगी, इमेजिनेशन अच्छी होगी, थिंकिंग पावर अच्छी होगी, वो अपने दिमाग पे जोर डालेंगे। ऐसा हम कई बार कराते हैं, ये क्रिएटिविटी इससे डेवलप होती है बच्चे की। ये बात सही है। इस गतिविधि को किस प्रकार की गतिविधि माना जाएगा? अनुभव आधारित गतिविधि, यानी बच्चे अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कल्पना कर पाएंगे स्टोरी को। बिल्कुल सही बात है। समूह कार्य, ग्रुप की तो यहाँ सच कोई बात नहीं हो रही कि ग्रुप में ही करें, ऐसा तो नहीं कहा। सब हर बच्चे का अपना एक अलग अंत हो सकता है। लेखन गतिविधि, जिसमें इंटरेस्ट होगा, किसी को भूतिया चीजों में इंटरेस्ट होगा हमारे शौर्य की तरह, तो वो भूतिया अंत कर देगा कहानी का। किसी को भगवान में इंटरेस्ट ज्यादा होगा, वो भगवान से जोड़ देगा कि लास्ट में भगवान आ गए थे, बचा लिया उसको, है ना। कुछ और होगा किसी को जिसमें इंटरेस्ट होगा। लोग अलग अलग तरह के बच्चे कल्पना करेंगे। लेखन गतिविधि यानी राइटिंग एक्टिविटी है ये, इसमें सिर्फ राइटिंग नहीं है, इसमें इमेजिनेशन भी है। अंतर्बोध आधारित गतिविधि है, ये है अनुभव आधारित। बच्चा अपने अनुभव से या अपने अनुभव के आधार पे यहां स्टोरी क्रिएट करेगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, ये कहता है निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी पद्धति विद्यार्थियों में शब्द भंडार विकसित करने की सर्वोत्तम युक्ति है? हर बार रिपीट होता है, एमएफ कहेंगे इसको मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन। हर बार रिपीट होता है कि शब्द भंडार विकसित करने के लिए, यानी वोकैब डेवलप करानी है बच्चों को, बहुत सारे शब्द आते हैं, वोकैबलरी उनकी बढ़ जाए, इसके लिए क्या करें? एक तो तरीका होता है डिक्शनरी का, दूसरा होता है संदर्भ में पढ़ा दें। चलिए देखते हैं। समानार्थी एवं विपरीतार्थी शब्दों को याद कराना, यानी सिनोनिम और एंटोनिम की बात करें हम। चलो ठीक है। दिए गए संदर्भ में नए शब्दों के अर्थ का अनुमान लगाना, यानी जब आप एक स्टोरी, एक नॉवल पढ़ रहे हैं, मान लीजिए सारे वर्ड्स का मीनिंग आपको पहले से पता हो, कोई मूवी भी देख रहे हैं तो सारे वर्ड्स, मान लीजिए इंग्लिश में देख रहे हैं, सारे वर्ड्स का मीनिंग पता होगा, फिर तो आप ईश्वर की कैटेगरी में आ जाएंगे या बहुत बड़े ज्ञाता हो जाएंगे उस भाषा के। तो सारे वर्ड हमें पता नहीं होते, लेकिन हम क्या करते हैं, कहानी के अनुसार संदर्भ में, जिस संदर्भ में बात कही जा रही है, जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कही जा रही है, उससे अनुमान लगा लेते हैं। इससे क्या होगा, आपको नए नए वर्ड्स का मीनिंग पता लगता रहेगा। प्रत्येक नए शब्द का अर्थ शब्दकोश में देखना, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि अगर आप हर शब्द शब्दकोश में ही देखते रहेंगे
तो वो रट्टे हो जाएंगे, और रट्टे का मतलब है रोट लर्निंग, उतना याद नहीं रह पाएगा। आप खुद से अगर बच्चों में आदत डालना चाह रहे हैं कि वो अर्थ तक पहुंचे, तब आप वो क्या इसका डिक्शनरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हर शब्द के लिए डिक्शनरी नहीं देखी जाती, जहां कठिनाई हो वहां देखी जाती है। सभी नए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना यह भी जरूरी नहीं है। दिए गए संदर्भ में शब्दों का अनुमान लगाना जो नए शब्द हैं, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होंगे जो पहले से आता होगा बच्चे को, तो बी ऑप्शन मच बेटर है डी से, बाकी तो कोई और हो ही नहीं सकता था। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, मतलब 13 है, अभी 14 15 है। बहुभाषिता का प्रयोग यानी मल्टीलिंगुअलिज्म को जो हम यूज करने की बात कर रहे हैं, एक संसाधन के रूप में करना चाहिए, एक रिसोर्स के रूप में। ये इंग्लिश में भी ऐसे आता है, मल्टीलिंगुअलिज्म इज अ रिसोर्स। क्या है बताइए? शिखा कह रही है सुपर चैट नहीं हो रहा। शिखा आप तो ऐसे ही पूछ लो, आपका क्वेश्चन तो ऐसे ही दिख गया मुझे, है ना। मैम कल नहीं दिखाया था, आज दिखा दीजिए पोल वाली मैडम को। आज पोल वाली मैडम नहीं आई है, वो हमारे साथ गई थी, वो थक गई, उन्होंने वीडियो बनाई, 1-1.5 घंटे की हमारी वहां पे सेशन था, और फिर वो थक गई बहुत ज्यादा, वो अपने घर चली गई हैं। लेकिन हम हैं, हमारे अंदर इतनी एनर्जी, हम थकते नहीं है कभी, ठीक। और फिर ट्रैवल करने में टाइम लगा। आज पोल वाले भैया हैं, देखना है तो बताइए, ठीक है मोहम्मद फिरदौस। खैर ये सब बातें चलती रहेंगी। पोल वाले भैया आओगे क्या? पोल वाले भैया थोड़े शर्मीले हैं, सीधा व्लॉग में आते हैं, अपने चैनल पे आते हैं, कहते हैं हम आपके चैनल पे नहीं आएंगे, पैसा नहीं देते हैं, आप स्पॉन्सरशिप बड़ी लेते हैं ये। देखिएगा, अगर हम बात करें बहुभाषिता की, यानी एक क्लास में कई सारी भाषाएं बोलने वाले बच्चे होंगे, एक क्लास में कई सारी भाषाओं का प्रयोग हो सकता है, बात तो सही है। बच्चे बहुत सी भाषाएं सीख सकें, यानी कई सारी भाषाएं सीख जाएं, इसलिए संसाधन के रूप में करना चाहिए, हो सकता है भाई। शिक्षक बहुत सी भाषाएं सीख सकें, शिक्षक को सिखाना मुख्य उद्देश्य नहीं है। सीख रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मुख्य उद्देश्य शिक्षक को सिखाना नहीं है। प्रत्येक बच्चे को सुरक्षा एवं स्वीकृति का एहसास हो, ये बात ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जब आप बहुभाषा का प्रयोग होने देंगे, मल्टीपल लैंग्वेजेस का प्रयोग क्लासरूम में होने देंगे, तो बच्चे को एक्सेप्टेंस मिलेगी। मान लीजिए कोई बच्चा भोजपुरी बोलता है और आप बोलने दे रहे हैं, क्लास में कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं, आप इस बात को नॉर्मली ले रहे हैं, तो उसको अपने ऊपर शेम महसूस नहीं होगी कि स्कूल में तो बच्चे अंग्रेजी बोलते हैं या शुद्ध हिंदी बोलते हैं, मैं अपने जो बोली है या जो भी मेरा देशज प्रभाव है या जो भी क्षेत्रीय प्रभाव है उसको नहीं हटा पा रहा हूं। उसको एक्सेप्टेंस फील करानी, बच्चे को सिक्योर फील कराना है। इसीलिए बहुभाषिता को हम रिसोर्स मान सकते हैं। बहुत सी भाषाओं से वर्जित होते हैं, क्यों भाई? मल्टीपल लैंग्वेजेस होनी चाहिए, वर्जित क्यों होंगे? ठीक, तो बहुत सी भाषाएं सीखे ना सीखे, लेकिन सबको एक्सेप्टेड फील हो, स्वीकृत फील हो कि सबकी भाषाओं को महत्व दिया जा रहा है। आप देखते हैं कैसे अलग अलग जो पॉलिटिशियंस हैं वो कहीं भी जाते हैं, वो आप देखेंगे आज गुजरात गए हैं तो 4 शब्द बोल देंगे गुजरात के, या बांग्ला मतलब वहां गए हैं वेस्ट बंगाल तो बांग्ला में बोलेंगे, कुछ और बोले, मतलब जहां पे भी जो भाषा चलती है चाहे 2 ही शब्द सीख के चले गए वो, ठीक। तो ये क्या है? उनकी खैर की स्ट्रेटजी हो सकती है, बट सबको एक्सेप्टेड फील कराना मल्टीलिंगुअलिज्म का एक उद्देश्य हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए और जवाब दीजिए। पोल लगा दिए? दिख तो नहीं रहे, बहुत स्लो लगाते हैं आप पोल। हाँ शगुफ्ता मैं समझ सकती हूँ, हल्का सा टिपिकल सेट कहेंगे। हिंदी पेडागोजी शायद ही इतनी मुश्किल कभी आई होगी, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, एक ऑप्शन से 4-4 स्टेटमेंट दे दिए, फिर उनमें से भी 4 ऑप्शन चूज करने को दे दिए। तो ये पहला ही सेट है जिसको हम इस तरह से कर रहे हैं, जो मुश्किल सेट कहेंगे, कि जिसमें कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे 2-3 जो सर में दर्द कर सकते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों को प्राय कहानी सुनाई जानी चाहिए, यानी हमें कहानी सुनाते रहना चाहिए बच्चों को। क्यों? विद्यार्थियों का मनोरंजन होता है, तो डांस भी करके दिखा दीजिए, सिर्फ कहानी क्यों सुनानी है ना। तो मनोरंजन तो और भी तरीके से हो सकता है, बट ठीक है मान लेते हैं। इससे नैतिक शिक्षा मिलती है, हो सकती है भाई। भाषा को समग्र रूप में प्रस्तुत किया जाता है, या कठिन शब्दों का ज्ञान कराया जाता है। देखो, कठिन शब्दों के ज्ञान के लिए अलग से लिखवा दो, वोकैबुलरी की प्रैक्टिस करा दो, बहुत तरीके हैं, ठीक। नैतिक शिक्षा के लिए अलग से नैतिक शिक्षा ही पढ़ा दो। यहाँ पे ये बात नहीं हो रही कि कहानी नैतिक है, अलग अलग तरह की कहानियां हैं। मनोरंजन के भी बहुत सारे साधन हैं, लेकिन मुख्य उद्देश्य देखो, यहाँ पे हम कभी बीच बीच में जोक्स क्रैक करते रहते हैं, मैं और आप हंसी मजाक करते रहते हैं। मुख्य उद्देश्य ये है कि आप जोक्स पे ध्यान दें, नहीं, मुख्य उद्देश्य ये है उन जोक्स के माध्यम से थोड़ा मनोरंजन होता रहे, आपका मन लगा रहे क्लास में और हम सीखते रहें। लेकिन मुख्य उद्देश्य ये है कि आप सीखें, आपके पेपर में मार्क्स आए, आपको ये चीज समझ में आए, लेकिन बोरियत के साथ नहीं, ठीक। तो मनोरंजन और बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हैं। भाषा को समग्र रूप में प्रस्तुत किया जा सके, यानी एक कंप्लीट फॉर्म में। कैसे होगा? कहानी के प्रति होता है, कहानी के माध्यम से एक तो उसको नैतिक शिक्षा भी मिल रही है, मनोरंजन भी हो रहा है, नए शब्द भी सीख रहा है, कल्पना भी करेगा, उसकी थिंकिंग प्रोसेस भी अच्छी होगी, कंक्लूजन भी ड्रॉ कर पाएगा, यानी लगभग कंप्लीट फॉर्म में एक स्टोरी के थ्रू आप भाषा सीख सकते हैं। तो सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, आज के लिए आखिरी। भाषा अर्जन का अर्थ है, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। अर्जन
और एक होता है भाषा अधिगम। अधिगम है जो आप स्कूल में जाकर के सीख रहे हैं विद एफर्ट एंड प्रैक्टिस, उसको लर्निंग कहते हैं, लैंग्वेज लर्निंग। अर्जन है जो आप अर्जित कर ले रहे हैं। मान लीजिए मेरे आसपास ये 4 पेन पड़े हुए हैं, अब इनको क्या किया मैंने, अर्जित कर लिया, ठीक है, एक साथ इकट्ठा कर लिया। मैंने कोई नई स्किल तो सीख नहीं ली दुनिया से अलग, है ना, बस पड़े हुए थे अपने पास जोड़ लिया, क्योंकि मेरे पास एक क्षमता थी, 2 हाथ थे, मैंने यूज कर लिए। ठीक, अगर मैं बात करूं लैंग्वेज लर्निंग की, ये पेन बना कैसे, मैं उसकी टेक्निकलिटी में जाऊं, इस कलर को क्या कहते हैं, यही कलर क्यों कहते हैं, तब वो अधिगम होगा। जब मैं एफर्ट और प्रैक्टिस की बात करूं, जब मैं स्वाभाविक रूप से बहुत ज्यादा एफर्ट और प्रैक्टिस के बिना, बहुत ज्यादा प्रयास करे बिना भाषा को सीख लूं, तो इसको अर्जन कहते हैं। ये नॉम चॉम्स्की ने कहा है कि मनुष्य में आंतरिक क्षमता है भाषा को अर्जित करने की। जब आप देखते हैं एक छोटा सा बच्चा है 3 साल 4 साल में इतनी तेजी से बोलना सीख जाएगा, क्यों? आप उसको स्कूल लेके गए, कोई किताब पढ़ाई, किसी टीचर के पास लेके गए, नहीं, अपने एनवायरमेंट से अर्जित कर ली। आंतरिक क्षमता है हमारे अंदर भाषा को अर्जित करने की, हमारे अंदर, जिसको कहा जाता है लेड, LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अर्जन यंत्र। क्या है जी वो भाषा अर्जन यंत्र? भाषा अर्जन यंत्र बेसिकली भाषा को अर्जित करने की क्षमता एक यंत्र हमारे पास है हाइपोथेटिकली, ऐसा नॉम चॉम्स्की कहते हैं। तो अर्जन का अर्थ क्या है देखते हैं। कह रहे हैं 65% लोग किसी भाषा के व्याकरण के नियम, व्याकरण नहीं है अर्जन, अधिगम में होगा व्याकरण। कहाँ व्याकरण कहाँ सीख रहे हैं? अधिगम में, भाषा अधिगम। जब आप हिंदी स्कूल में जाके सीख रहे हैं और व्याकरण सीख रहे हैं तब वो अधिगम हो गया। अर्जन में कोई व्याकरण नहीं सिखाई जाती बच्चे को जब वो बोलना सीखता है, वो अपने एनवायरमेंट से बोलना सीख लेगा, तुतला तुतला के। किसी भाषा को अनौपचारिक परिवेश में अनजाने में ही सीख लेना, यही सही उत्तर है कि इनफॉर्मली, बिना किसी कॉपी किताब, व्याकरण, टीचर, कुछ भी नहीं, कोई तामझाम नहीं है, बस जिंदगी से सीख गए। बड़े हुए, घर वालों ने बोलना शुरू किया, बड़े क्या हुए, जब से पैदा हुए सब बात कर रहे हैं बच्चे से, उसको नहीं आ रही, लेकिन धीरे धीरे वो अपने आप सीख जाएगा बिना कुछ उसको अलग से सिखाए। 2 बार गलत बोलेगा फिर सही भी बोलेगा। तो जब आप अनौपचारिक रूप से या क्या सीख लें, नेचुरली सीख लें, भाषा को नेचुरली सीख लें। कैसे? एक तरह से अचेतन रूप में, ठीक है, सचेतन प्रयास ना करना पड़े आपको। सी ऑप्शन है किसी भाषा को औपचारिक परिवेश में सिखाना। तो औपचारिक तो फिर स्कूल हो गया, तो इसमें तो लैंग्वेज लर्निंग होगी, अर्जन नहीं होगा, एक्विजिशन नहीं होगा। भाषा के बारे में सीखना तो फिर प्रॉपर, आप तो फिर तो लिंग्विस्ट बन रहे हैं, भाषाविद बन रहे हैं, तो ये भी गलत हो गया। बी ऑप्शन ही सही है। आप लोग सही उत्तर दे रहे हैं, 66% लोग ही दे पा रहे हैं, लेकिन ये सही उत्तर। होपफुली आउट ऑफ 15 आपके 12 से ऊपर नंबर रहे होंगे। अगर 12 से ऊपर हैं तो आप सेफ जोन में महसूस कर सकते हैं, नहीं तो आपको और मेहनत करने की जरूरत है।